ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2024 इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 35 के बीच में गाइस ये रहेगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से 75 तक। गाइस ये डिटेल एनालिसिस होगा, इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना। और गाइस ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक। तो गाइस क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपको गिवन है कि अ ट्रेड ऑफ इज व्हाट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और सिंपली पूछा गया कि भाई ट्रेड ऑफ का मतलब होता क्या है। तो गाइस अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई ट्रेड ऑफ का मतलब होता क्या है, लेट सपोज कि अगर आप दो गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो एक्स और वाई, तो अगर आप एक्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो वाई के प्रोडक्शंस को गाइस आपको घटाना होगा, क्योंकि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है, हम कभी भी दोनों गुड्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी एक गुड्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना हुआ तो हमें दूसरे गुड्स को घटाना होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कंस्ट्रेंट है, वो लिमिटेड है। तो गाइस आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अ कंस्ट्रेंट दैट रिक्वायर्स गिविंग अप वन थिंग्स टू गेट द अनदर। तो अगर किसी एक गुड्स के गाइस प्रोडक्शंस को इंक्रीज करोगे तो भाई दूसरे के प्रोडक्शंस को घटाना होगा। यही होता है ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे नोट पॉइंट बना के आपको दे दिया हूं कि अ ट्रेड ऑफ रिफर्स टू द नेसेसिटी ऑफ अ सैक्रिफाइसिंग one options in order to gain another due to the limited resources। और गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स में, जो हम लोग ऑफनली यूज करते हैं पीपीएफ में। ठीक है, तो गाइस सिमिलरली जो ऑप्शन ए इनकरेक्ट क्यों है, यहाँ पे मैं गाइस इसका रीजन दे दिया हूं, इसको एक बार रीड कर लेना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 में गाइस यहाँ पे गिवन है कि अ ट्रांजेक्शंस एट अ प्राइस आइदर अबव और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो लेट सपोज कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस मेरा 5 रुपीज है, तो हमें ये बताया यहाँ पे जा रहा है कि अ ट्रांजैक्शन एट अ कॉस्ट आइदर अबव या फिर बिलो। तो गाइस ये तो ट्रेड ऑफ होगा नहीं, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ट्रेड ऑफ इज अबाउट मेकिंग चॉइस ड्यू टू द स्कार्सिटी, नॉट अबाउट द प्राइस इन मार्केट। ठीक है, ट्रेड ऑफ गाइस स्कार्सिटी के वजह से होता है, ना कि प्राइस के वजह से। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपको प्राइस गिवन है, तो इसीलिए वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपको गिवन है कि रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। तो गाइस आउटसाइड द पीपीएफ भाई वो तो हमारे लिए फिजिबल ही नहीं है। तो अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ रिप्रेजेंट एन अनअटेनेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शंस गिवन दी available resources and the technology. So trade off guys only occur on the PPF, only occur on the PPF, not beyond it, because resources are limited. तो इसका मतलब है कि गाइस ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 3 की गाइस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको गिवन है कि अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ, इनसाइड द पीपीएफ गाइस ये भी हमारे लिए एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एफिशिएंट कब होगा, जब भी ऑन दी पीपीएफ कर्व पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये भी हमारा गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ट्रेड ऑफ का मतलब ही होता है गाइस कि अगर आप किसी एक गुड्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना चाहोगे तो भाई दूसरे को घटाना होगा, और ये पॉसिबल कब होगा, जब हम ऑन दी पीपीएफ कर्व पे रहेंगे तब, ना ही आउटसाइड ना ही इनसाइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइस इसीलिए इसका हो जाएगा 4। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ अ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय q इज इक्वल टू a, x पे पावर a एंड y पे पावर b, वेर a प्लस b इक्वल टू 2। ये आपको गिवन है कि भाई a प्लस b इक्वल टू 2 है। देन इस कंडीशन में गाइस आपको बताना है कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या फिर जीरो रिटर्न टू स्केल है।
तो गाइस हमें पता है ना कि अगर कोई भी फंक्शंस को हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बताना हो तो हम एक किसी फिक्स्ड वैल्यू से दोनों को इंक्रीज करते हैं। अगर वो कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया और जितना पावर रहेगा अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा बन जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अगर इक्वल टू 1 रहा तो वो हमारा बन जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, या लेस देन 1 रहेगा तो फिर वो हमारा बन जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई Q इज इक्वल टू ए एक्स पे पावर ए एंड वाई पे पावर बी। तो गाइस मैं दोनों को x को लेट से लैम्डा x और y को लैम्डा y से मैं इंक्रीज कर रहा हूं दोनों को। तो गाइस अब ये क्या बन जाएगा, a लैम्डा x पे पावर a और y के जगह में क्या लिखेंगे, लैम्डा y पे पावर b। तो गाइस a लैम्डा पे पावर a x पे पावर a इंटू लैम्डा पे पावर b इंटू y पे पावर b। ठीक है, तो गाइस लैम्डा कॉमन आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा x पे पावर a इंटू वाई पे पावर b। ठीक है, तो गाइस इसको आगे लिख देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ। तो Q इज इक्वल टू गाइस लैम्डा को आगे लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा a प्लस बी ए एक्स पे पावर a इंटू वाई पे पावर b। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया और यहाँ पे गिवन है कि भाई a प्लस बी का वैल्यू 2 है। तो गाइस जस्ट यहाँ पुट करो तो क्या बन जाएगा, लैम्डा पे पावर 2 a एक्स पे पावर a इंटू वाई पे पावर b। तो गाइस मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर ये पावर ग्रेटर देन 1 रहा, ठीक है, मतलब कि अगर a प्लस बी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारा होगा IRS। अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 रहेगा तो ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड a प्लस बी लेस देन 1 रहेगा तो ये हमारा बन जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो गाइज ये हमारा ऊपर वाला केस है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, IRS इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है गाइज, सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको एक फंक्शंस गिवन रहेगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ ये IRS है या DRS है या फिर CRS है, तो कुछ मत करना, जस्ट लैम्डा से दोनों वैल्यू को इंक्रीज कर देना। अगर वो कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया तो पावर चेक करना कि भाई अगर ये पावर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारा बन जाएगा IRS, अगर इक्वल टू 1 है तो ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर लेस देन 1 है तो ये हमारा बन जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन गाइस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और यहाँ पे आपको गिवन है कि एज्यूमिंग फर्म I एंड फर्म J हैव कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट फॉर एन आइडेंटिकल गुड्स इन अ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स, दे कॉम्पीट टू सेट प्राइस PI and PJ, they face a total market demand Q where PI greater than PJ. The demand for firms I is 0 if PI greater than PJ. The demand for the firm I is Q if PI equal to PJ. The share the market equally and hence the demand of the firm is Q by 2. In equilibrium, the price of the firms I and J are what? ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। फाइन, तो गाइस ये आपका बर्टन मॉडल है और बर्टन मॉडल में गाइस हमें पता है कि अगर 2 फर्म्स है, लेट्स सपोज कि फर्म्स 1 और फर्म्स 2, ठीक है, अगर ये 2 फर्म है, ठीक है, और लेट्स सपोज कि फर्म्स A ने 10 रुपीज इसका प्राइस रखा है और दोनों का जो मार्जिनल कॉस्ट है लेट्स सपोज कि ये 2 रुपीज है। ठीक है, तो अगर फर्म्स 1 ने 10 रुपीज रखा है तो फर्म्स 2 9.9999 रखेगा।
तो जैसे ही प्राइस कम होगा तो पूरा मार्केट फर्म 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपको ये कंडीशंस गिवन है। अगर पी आई लेस देन पीजे होगा तो सारा मार्केट फर्म्स आई में हो जाएगा। अगर प्राइस इक्वल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। अगर ग्रेटर होगा तो इसके पास कोई भी नहीं जाएगा। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन आपको बताना है कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होना चाहिए बर्टन मॉडल में। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि बर्टन मॉडल में जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है गाइस, वो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस होता है। अब खुद सोचो गाइस, आप खुद सोचो कि दो फर्म्स है, फर्म्स 1 और फर्म्स 2, और दोनों का मार्जिनल कॉस्ट 2 रुपीज है। तो अगर फर्म्स 1 ने 10 रुपीज सेट किया है तो भाई हम उससे कम सेट करेंगे ताकि पूरा मार्केट मेरे तरफ शिफ्ट हो जाए। तो उसका गाइस क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि सारा मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अगर इन्होंने 9.99 सेट किया है तो फर्म्स 1 सोचेगा कि अच्छा उन्होंने 9.99 सेट किया है तो हम 8.9999 हम सेट करते हैं। फिर जैसे ही ये 8.99 सेट करेगा तो ये फिर 7.9999, मतलब एक दूसरे को गाइस अंडर कट करना है। तो ये कब तक अंडर कट कर सकता है? जब तक कि ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा दोनों फर्म्स का, पी आई इक्वल टू पी जे मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि गाइज यहाँ पे अंडर कटिंग की सिचुएशन होगा और ये अंडर कट करते 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 गाइज मार्जिनल कॉस्ट तक आ जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा गाइज तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट तक ही अंडर कट कर सकता है। ओके ओके, तो गाइज वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिया हूं कि इन अ क्लासिकल बर्टन कंपटीशन मॉडल विद होमोजीनियस गुड्स वेयर फर्म्स कॉम्पीट बाय सेटिंग द प्राइस, मतलब वही वो अंडर कट करते जाएगा। द की आइडिया इन दिस मॉडल इज दैट इफ द फर्म्स price above the marginal cost, the risk being undercut by their competitors, leading to a price war until match with the marginal cost। ठीक है, क्योंकि गाइस आपको सिचुएशन ही गिवन है कि भाई अगर आपका प्राइस ग्रेटर होगा दूसरे फर्म से तो आपके पास जीरो आउटपुट होगा, और जैसे ही आपका प्राइस अगर लेस देन होगा दूसरे फर्म से तो भाई सारा आउटपुट आपके तरफ मूव कर जाएगा, सारा कंज्यूमर आपके तरफ मूव कर जाएगा। तो आप क्या चाहोगे कि भाई हम अंडर कट करें? अगर वो 5 रुपीज रखा है तो हम 4.99 रखेंगे। तो अंडर कट करते 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 गाइस आप मार्जिनल कॉस्ट तक पहुंच जाओगे। तो वही इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा, क्योंकि अब वहां से आप डेविएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगा दोनों फर्म्स के प्राइसेस का। ओके ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एल के इज अ लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस, then multiplying all inputs by a constant factor alpha equal to 2 results in output increasing by a factor of what। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2 या फिर 1। ठीक है, तो गाइस हमें एक प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एल के। ठीक है, और अगर हम 2 यूनिट से दोनों को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम L के जगह में 2L रख दें और K के जगह में 2L रख दें तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 2L एंड 2K। गैस 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ L के। तो गाइस मैंने 2 यूनिट से इंक्रीज किया था और 2 गाइस कंप्लीटली बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट है ना वो एग्जैक्टली 2 यूनिट से इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि भाई ये एग्जैक्टली 2 यूनिट से इंक्रीज होगा। ठीक है गाइस, हमें पता है ना कि अगर आप जितने फैक्टर से इंक्रीज करोगे उतने ही फैक्टर अगर वो बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि भाई हमारा उतने अमाउंट से ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि भाई आपने 2 यूनिट से दोनों को इंक्रीज किया इनपुट को, तो आउटपुट भी गाइस आपका 2 यूनिट से ही इंक्रीज हो रहा है, 2 इंटू एफ एल के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो गाइज इस चीजों को आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन गाइज हम किसको बोलते हैं। लेट्स से कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एल के आपको गिवन है, तो अगर मैं लेबर और कैपिटल को लैम्डा लैम्डा यूनिट्स अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, लैम्डा एल और लैम्डा के, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा एल कॉमा लैम्डा के। तो गाइस लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ एल के। तो यहाँ पे लैम्डा कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन होगा। होमोजीनियस फंक्शंस का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट फैक्टर से इनपुट को इंक्रीज करते हो, अगर वो कंप्लीटली बाहर आ जाए तो इसका मतलब है कि भाई वो फंक्शन हमारा होमोजीनियस है, और जितना डिग्री रहेगा गाइस वो हमारा डिग्री ऑफ होमोजीनिटी बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे गिवन है, फर्म 1 और फर्म 2 कॉपरेट एंड कॉम्पीट, सिमिलरली कॉपरेट एंड कॉम्पीट। ठीक है, तो दोनों का आपको एक्शंस गिवन है। ओके, और यहाँ पे आपको सिंपल पूछा गया है कि भाई इक्विलिब्रियम फर्म्स ए एंड बी शुड रिस्पेक्टिवली व्हाट, कॉपरेट कॉपरेट, कॉम्पीट कॉम्पीट, कॉम्पीट एंड कॉपरेट, कॉपरेट एंड कॉम्पीट। ठीक है, तो गाइस सिंपली यहाँ पे आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालना है जस्ट। ठीक है, तो अगर गाइस मैं इसको टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखूं, तो गाइस ये आपका फर्म 1 है। ठीक है, तो अगर फर्म 1 ने कॉपरेट को चूज किया तो भाई फर्म्स 2 गाइस क्या चूज करेगा, 5 या 0, 5 या 10, ऑब्वियसली 10, ऑब्वियसली 10। अगर फर्म 1 ने कॉम्पीट चूज किया तो फर्म 2 गाइस क्या चूज करेगा, 0 या 2, क्योंकि गाइस ये जो पीएफ है ना, ये वाला जो पी ऑफ है ये आपका है फर्म 2 का। ठीक है, ये आपका है फर्म 2 का। तो अगर जब फर्म 1 ने कॉपरेट चूज किया तो फर्म्स 2 के लिए बेस्ट एक्शंस कौन सा है, 5 या 10, ऑब्वियसली 10। सिमिलरली अगर फर्म्स 1 ने कॉम्पीट को चूज किया तो बेस्ट स्ट्रेटजी फर्म 2 के लिए क्या है, 0 या 2, ऑब्वियसली 2। सिमिलरली गाइस अगर फर्म 2 ने कॉपरेट को चूज किया तो फर्म्स 1 के लिए कौन सा बेस्ट है, 5 या 10, ऑब्वियसली 10। सिमिलरली अगर फर्म 2 ने कॉम्पीट को चूज किया तो फर्म्स 1 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा है, 0 या 2, ऑब्वियसली 2। तो गाइस ये दोनों लाइन जब एक साथ आ गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम। तो गाइस आप देख सकते हो कि नैश इक्विलिब्रियम आप 2-2 है, 2-2 का मतलब ये कॉम्पीट कॉम्पीट, तो गाइस ऑप्शन नंबर 2 बन गया कॉम्पीट कॉम्पीट। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको नैश इक्विलिब्रियम का सिचुएशन निकालना है, क्योंकि गाइस इक्विलिब्रियम वही होगा ना कि अब वहां से कोई भी डिविएट नहीं कर सकता है। नैश इक्विलिब्रियम का मतलब यही तो होता है कि अब ये पोजीशन आपका फिक्स हो गया, यहाँ पे दोनों का मैक्सिमाइज हो रहा है। अगर इससे कहीं पे भी अगर वो मूव करता है गाइस तो फिर एक को तो प्रॉफिट होगा, फिर दूसरे को लॉस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे डिविएट नहीं हो सकता है। ओके, और गाइस ये आपका प्रिजनर डिलेमा का एक केस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार इसको फिर बताता हूँ ताकि आप पूरा क्लियर हो जाओ। आपको यहाँ पे गिवन है 5 5 0 10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 5 0 10 10 0 2 2 10 0 2 2, और ये आपका है फर्म 1। अच्छा, यहाँ पे मैं एक्शन भी लिख देता हूँ, कॉपरेट एंड कॉम्पीट, तो ये आपका है कॉपरेट और ये आपका है कॉम्पीट। सिमिलरली ये भी आपका है कॉपरेट और ये आपका है कॉम्पीट। ठीक है, ओके, और ये आपका है फर्म्स 1 और ये आपका है फर्म 2, फर्म 1 एंड फर्म 2। तो गाइज नैश इक्विलिब्रियम आप देख लो कि किस तरह से निकाला जाता है। अगर फर्म्स 1 ने कॉपरेट को चूज किया तो फर्म्स 2 का बेस्ट एक्शंस क्या होगा, 5 या 10, ऑब्वियसली 10। सिमिलरली अगर फर्म्स 1 ने कॉम्पीट को चूज किया तो बेस्ट स्ट्रेटजी फर्म 2 के लिए क्या होगा, 0 या 2, ऑब्वियसली 2। फर्म्स 1 का काम हो गया, अब सिमिलरली फर्म्स 2 के लिए गाइस काम करो। तो अगर फर्म्स 2 ने कॉपरेट को चूज किया तो बेस्ट स्ट्रेटजीज
फर्म्स 1 के लिए क्या होगा, 5 या 10, ऑब्वियसली 10। सिमिलरली अगर फर्म्स 2 ने कॉम्पीट को चूज किया तो बेस्ट स्ट्रैटेजी फर्म्स 1 के लिए क्या होगा, 0 या 2 होगा। तो ये दोनों लाइन जहां पे एक साथ आ गया वही हमारा क्या बनता है, नैश इक्विलिब्रियम, और यही इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है, क्योंकि यहां से अब कोई भी प्लेयर गाइस डेविएट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का मतलब है कि भाई कॉम्पीट, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉम्पीट। ओके ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कीपिंग अ कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट इफ अ बंडल X is chosen by a consumer when bundle Y is available। तो लेट सपोज कि एक कंज्यूमर है और इस कंज्यूमर के पास 2 गुड्स अवेलेबल है, गुड X और गुड Y। ठीक है, और ये कंज्यूमर गाइस मार्केट गया और इसके सामने 2 गुड्स अवेलेबल है, गुड X और गुड Y। तो कंज्यूमर क्या करता है कि गुड X को चूज करता है कब, जब Y अवेलेबल होता है। ठीक है, जब Y अवेलेबल होता है। ओके, then when bundle Y is chosen, X must not be a feasible alternative. This property of consumer behavior is known as what? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, द जनरलाइज्ड एक्सियम ऑफ कंज्यूमर प्रीफरेंस, या फिर वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस, या फिर द फिजिबिलिटी प्रॉपर्टी, या फिर स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस। ठीक है, तो गाइस ये कंज्यूमर मार्केट गया और इसके पास 2 गुड्स था, तो इन्होंने को प्रीफर किया, बट वो Y को कर सकता था, Y अफोर्डेबल था, बट इन्होंने X को प्रीफर किया। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर X को प्रीफर किया तो X इज प्रीफर टू Y, X इज प्रीफर टू Y। अब गाइस ये अगले दिन फिर मार्केट गया, अब इन्होंने Y को कंज्यूम किया, Y इज प्रीफर टू X, बट अब यहाँ पे X अफोर्डेबल नहीं था, X अफोर्डेबल नहीं था। तो गाइस ये प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल, ये आपका होता है वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस। हाँ, वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस, यही तो आपको बताता है ना कि अगर कोई कंज्यूमर बंडल X को प्रीफर कर रहा है ओवर दी Y, जब दोनों अवेलेबल होना चाहिए, then in any further choice where Y is chosen, then X must not be available, X available या फिर अफोर्डेबल नहीं होना चाहिए। अगर गाइज अगले दिन इन्होंने Y को कंज्यूम कर लिया, Y को प्रीफर कर लिया ओवर दी X, बट अगर यहाँ पे X अफोर्डेबल हो जाता तब फिर ये हमारा वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस नहीं होता। बट यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो नेक्स्ट डे जब ये मार्केट जाता है ना भाई, तो X अफोर्डेबल ही नहीं है, तो कैसे ये हो सकता है वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस, क्योंकि ये डिफिनेशन ही है वीक एक्सियम ऑफ रिबिल्ड प्रीफरेंस का। ठीक है, ओके, अगर मैं गाइस ऑप्शन नंबर ए की बात करूं कि भाई द जनरलाइज्ड एक्सियम ऑफ कंज्यूमर प्रीफरेंस, गाइस ऐसा कोई भी एक्सियम नहीं होती है कंज्यूमर थियरी में। सिमिलरली गाइस द फिजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फिजिबिलिटी गाइस रिफर टू वेदर अ बंडल इज अफोर्डेबल, नॉट टू द कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट का रीजन यहाँ पे आपको गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे गिवन है कि रोनाल्ड कोस नोवेल विनिंग कोस थ्योरम इफ 2 बार्गेनिंग पार्टीज हैव 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वेल डिफाइन प्रॉपर्टी राइट्स है ओवर द गुड्स, देयर आर नो इनकम इफेक्ट्स। देन यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और बताना है कि भाई कौन सा सही है। ओके, तो पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि द विल नेवर रीच एन एफिशिएंट बार्गेनिंग सॉल्यूशन फॉर द गुड्स, या फिर वो एफिशिएंट होगा या फिर क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके गाइज, जब भी अगर आप कोस थ्योरम की बात करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कोस थ्योरम किसके द्वारा दिया गया हुआ है। तो आपको गिवन है कि ये रोनाल्ड कोस के द्वारा दिया हुआ है, और इसमें गाइज वो बताया है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 0 होना चाहिए, मतलब नो कॉस्ट फॉर नेगोशिएटिंग या फिर इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स कि प्रॉपर्टी राइट्स जो है वेल डिफाइन होना चाहिए, और तीसरा कि कोई भी इनकम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन द
private parties can negotiate efficiently to reach the optimal allocation of resources regardless of the initial allocation of the property right. तो अगर ये तीनों सेटिस्फाइड करती है तो इसका मतलब ये है कि भाई प्राइवेट पार्टीज भी नेगोशिएट करके एफिशिएंट पोजीशन पे पहुंच सकता है विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, अगर ये तीनों एजम्पशन वैलिड है तब। ठीक है, तो जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि नो बैरियर टू बार्गेनिंग। सिमिलरली वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि इट इज क्लियर हु ओन्स द गुड्स और हैज द राइट टू यूज। एंड नो इनकम इफेक्ट का मतलब द वेल्थ ऑफ द पार्टीज डज नॉट चेंज देयर प्रीफरेंस। ठीक है, तो गाइस अगर ये सारे assumption वैलिड होगा तो इसका मतलब है कि द विल ऑलवेज रीच टू द एफिशिएंट बार्गेनिंग सॉल्यूशन फॉर द गुड्स, ऑलवेज। ठीक है, तो गाइज ये भी नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि अगर ये सारे assumption वैलिड है तो वो हमारा एफिशिएंट पॉइंट होगा ऑलवेज। ठीक है, और गाइज व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, उसकी रीजन यहाँ पे आपको गिवन है। पहला ऑप्शन आपको गिवन था कि द विल नेवर रीच एट इन एन एफिशिएंट बार्गेनिंग सॉल्यूशन फॉर देयर गुड्स। गाइज ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर कोस्ट थ्योरम के assumption वहां पे वैलिड है तो गाइज वो ऑलवेज द विल रीच एन एफिशिएंट आउटकम्स, द विल रीच अ बार्गेनिंग सॉल्यूशन विद गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर कोस्ट थ्योरम के गाइज ये तीनों assumption अगर वैलिड हो गया तो ये विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस पे भी गाइज वो एफिशिएंट पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली गाइज अदर रीजन भी आपका इनकरेक्ट होगा, तो इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और गाइज वैसे भी मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। ओके, तो करेक्ट आंसर गाइज हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको गिवन है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है कि C इक्वल टू Q पे पावर 3 प्लस 2Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट एट Q इक्वल टू 10 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। गाइज ये बहुत ही ईजी है, टोटल कॉस्ट पता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर गाइज मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा डेल C बाय डेल Q तो ये क्या बन जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो ये हमारा बन गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा बन गया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू आ गया 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, और Q का वैल्यू 10 है तो जस्ट पुट कर दो यहाँ पे 10। 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 प्लस 1। गाइस इसको सॉल्व करो, कितना आता है, तो ये आपको मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 341, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा 341। तो आप देख सकते हो कि 341 यहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली गाइस एवरेज कॉस्ट तो निकाल ही सकते हो ना। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट तो आपको पता है, ये Q पे पावर 3 प्लस 2Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1 डिवाइडेड बाय Q। तो ये क्या बन जाएगा Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1, ओके, प्लस 1 बाई Q। ओके, अब सिंपल गाइज यहाँ पे Q इक्वल टू 10 पुट कर दो ना, जस्ट यहाँ पे 10 पुट कर दो, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 10 सॉल्व करो। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे गाइज तो इसका वैल्यू आएगा 121.1। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 121.1। ओके, सिंपल है, ये तो बहुत इजी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, 341 मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हो जाएगा 121.1। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। आपको गिवन है कि एन एलोकेशन फॉर एजेंट इन एन इकोनॉमी X is said to be Pareto superior to another allocation Y if moving
फ्रॉम एलोकेशन y टू x, ठीक है, एलोकेशन y टू x। तो लेट्स से कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो आप मूव कर गए फ्रॉम y टू x, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई x इज परेटो सुपीरियर देन y। बिल्कुल सही है, डेफिनेशन पे गाइस वैलिड है। देन इस केस में हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपको गिवन है कि भाई इंक्रीज सम पीपल्स वेलफेयर वाइल रिड्यूसिंग अदर वेलफेयर, या फिर इंक्रीजिंग ऑल एजेंट वेलफेयर, या फिर इंक्रीजिंग नो एजेंट वेलफेयर, या फिर क्रिएट अ फिजिकल डेफिसिट। गाइस ये फिजिकल डेफिसिट है, तो फिजिकल डेफिसिट तो गाइस गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें है, ठीक है, तो इसका मतलब है भाई कि भाई ये तो बिल्कुल गलत ही होगा, ठीक है। तो गाइस परेटो सुपीरियर का मतलब यही होता है कि अगर x इज परेटो सुपीरियर टू y है, तो इसका मतलब है कि भाई इंक्रीज हो रहा है सारे एजेंट का वेलफेयर, सारे एजेंट का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है जब अगर वो सुपीरियर होगा तब, ठीक है। तो ये चीज गाइस याद रखना। तो वही चीज यहाँ पे आपको गिवन है कि एलोकेशन x इज परेटो सुपीरियर टू अनदर एलोकेशन y इफ मूविंग फ्रॉम y टू x मेक्स at least one person better off without making anyone worse off. So this means that all agent either gain welfare या फिर remain at least as well off as before, ठीक है। तो सेम चीज गाइस नोट पॉइंट बना के आप लिखना कि अगर x इज परेटो सुपीरियर टू y है, तो इसका मतलब है कि इस इकोनॉमी में सारे एजेंट का वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज ऑल एजेंट वेलफेयर। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपको यहाँ पे गिवन है कि यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है 2x प्लस 3x। तो गाइस हमें पता है ना कि अगर यूटिलिटी फंक्शंस प्लस से सेपरेटेड रहा तो इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस है। और गाइज मैंने कई बार बता चुका हूँ कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहा तो वहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस आपका बनता है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी, देन कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ एक्स। अगर बजट लाइन ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आईसी है देन द कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ वाई। अगर दोनों इक्वल है तो कंज्यूमर कैन कंज्यूम एनीवेयर, ठीक है। ये गाइस इंपॉर्टेंट होता है जब भी अगर आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे गाइस आपको सिंपल पूछा गया कि अच्छा, यहाँ पे आपको सिंपल ही पूछा गया कि ये डिमिनिशिंग एमआरएस है या फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या कांस्टेंट एमआरएस है या फिर जीरो एमआरएस है। सिंपल एमआरएस तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। तो चलिए इसका एमआरएस निकालते हैं। ओके गाइस, एमआरएस का क्या फॉर्मूला होता है? एमआरएस होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब हो गया डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का मतलब हो गया डेल यू बाय डेल वाई। तो गाइस सिंपल इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स तो गाइस ये क्या बन जाएगा 2। सिमिलरली डेल वाई बाय डेल यू बाय डेल वाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। तो जस्ट पुट करो तो ये क्या बन जाएगा 2/3। तो गाइस एमआरएस आपका एक कांस्टेंट वैल्यू आया ना, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है वाई या फिर एक्स पे। अगर यहाँ पे एक्स होता या फिर वाई होता तब गाइस फिर वो हमारा डिपेंडेंट वाला केस बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एमआरएस आपका 2/3 आ गया। तो 2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए इसका जो एमआरएस होगा ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चंस पे भी गाइस आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि अगर यूटिलिटी फंक्शंस आपको गिवन रहा और एमआरएस का वैल्यू अगर फिक्स आ रहा हो, तो यहाँ पे 2/3 एक फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कांस्टेंट एमआरएस है। अगर ये डिपेंड होता अगर ये डिपेंड होता ऑन एक्स एंड वाई देन फिर वहां से 2 केसेस हमारा बनता, ठीक है, चाहे वो हमारा इंक्रीज एमआरएस होता या फिर डिक्रीज एमआरएस होता,
ठीक है, ओके। बट गाइज यहाँ पे फिक्स है, आपको गाइज पता होना चाहिए कि ये कब इंक्रीजिंग एमआरएस होता है और कब डिक्रीजिंग एमआरएस होता है। ठीक है, तो जब हम लोग वाई को इंक्रीज करते हैं, अगर एमआरएस घट गया तो उस कंडीशन में हमारा डिक्रीजिंग एमआरएस होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ओके, बट गाइज ये कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इंफीरियर गुड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस डिक्रीज एंड द इनकम इफेक्ट ऑफ द सेम प्राइस डिक्रीज क्या होगा? वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिक्रीज एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ द गुड्स या फिर वर्क इन द सेम डायरेक्शन। गाइज मैंने कई बार इंफीरियर गुड्स पे गाइज डिस्कस किया है और मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया भी है कि अगर गाइज ये आपका डायग्राम है इंफीरियर गुड्स का, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये जो बी टू सी है ये आपका क्या इनकम इफेक्ट है। तो ये कंप्लीटली गाइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट गाइस ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, ऑलवेज वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, चाहे वो प्राइसेस इंक्रीज की बात हो या फिर प्राइसेस डिक्रीज की बात हो। यहाँ पे आपका प्राइस डिक्रीज के बारे में पूछा गया और ये जो डायग्राम है ये प्राइस इंक्रीज पे है। तो ये बात गाइज आप नोट कर लेना कि चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है कि द शटडाउन पॉइंट फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग competitive firms in the short run is when the market price is equal to what? जैसे बहुत ही ईजी है, शट डाउन कब होता है? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर कवर नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में गाइस फर्म्स को शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सिंपल है। और गाइस मैंने आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन मैंने इस पे करवाए भी था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो प्राइस इक्वल टू एवीसी दैट इज द शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो गाइस ये वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे आप देखो टोटल कॉस्ट गाइस नहीं होगा कभी भी नहीं। यहाँ पे भी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, नहीं टोटल फिक्स कॉस्ट गाइस वो तो लग गया ना, क्योंकि अगर आप कोई भी फैक्ट्री को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले गाइस आपको फिक्स कॉस्ट लगाना होगा। अब उसके बाद आप देखोगे ना कि हाँ ठीक है हमने इतना रुपया खर्च किया, अब वो आप जो वेरिएबल कॉस्ट आपने जो लगाया अब वो चीज़ आप कवर कर पा रहे हो या फिर नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको शट डाउन करना होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे आप शट डाउन नहीं करोगे ना, आप शट डाउन करोगे वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए कि अगर आप उस वेरिएबल कॉस्ट को मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप कवर कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि भाई आप ठीक हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि सर्वे सच एज द प्रोविजन ऑफ क्लीन एयर एंड नेशनल सिक्योरिटी आर कंसिडर्ड टू बी प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर प्राइवेट गुड्स, क्लब गुड्स और नेशनलिस्ट गुड। गैस आपको पता है ना कि पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्योर पब्लिक गुड्स। प्योर पब्लिक गुड्स का मतलब है कि भाई वहां पे नॉन राइबल और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइबल का मतलब है कि अगर कोई दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो उसके कंजम्पशन से मेरे कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है कि 1% कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूसेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर द अदर्स। ठीक है, एंड नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीजों को कंज्यूम करने से। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल। तो गाइस अगर हम बात करें कि भाई क्लीन एयर, तो गाइस क्लीन एयर नॉन एक्सक्लूडेबल है क्योंकि भाई हर कोई सांस ले रहा है, तो हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते कि भाई तुम सांस मत लो, है कि नहीं। तो क्लीन एयर आपका क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, हम यहाँ पे किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। 1% ब्रीथिंग डज नॉट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम दी डूइंग द सेम। तो गाइस ये नॉन राइबल भी है, अगर आप सांस ले रहे हो तो भाई
आप सांस लेने के कारण मेरे कंजम्पशन पे थोड़ी ना कोई इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा नॉन राइबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है और नॉन राइबल भी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्योर पब्लिक गुड्स, क्योंकि यही तो डिफिनेशन है प्योर पब्लिक गुड्स का। सिमिलरली नेशनल सिक्योरिटी की गाइस अगर हम बात करें, तो गाइस जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस होता है वो सारे सिटीजन्स को गाइस प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? तो यहाँ पे एक्सक्लूड वाला केस नहीं होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट्स ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस, तो यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल हुआ। सिमिलरली गाइस नॉन राइबल भी है, वन पर्सन्स प्रोटेक्शन डज नॉट रिड्यूस द प्रोटेक्शन फॉर द अदर्स, ठीक है? तो ये नॉन राइबल है। तो ये जो क्लीन एयर है और नेशनल सिक्योरिटी है, ये आपका नॉन राइबल और नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो क्लीन एयर है और सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारा प्योर पब्लिक गुड्स होगा। क्यों प्योर पब्लिक गुड्स होगा? क्योंकि गाइस ये नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइबल है, ठीक है? ओके, तो गाइस ये हमारा बिल्कुल सही है। प्योर प्राइवेट गुड्स नहीं होगा, क्योंकि प्योर प्राइवेट गुड्स में गाइस आपका राइवल होगा और एक्सक्लूडेबल भी होगा। मतलब कि वहां पे एक्सक्लूड होता है कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो भाई हम उस चीज़ों को कंज्यूम करने नहीं देंगे, तो वहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है ना। कब होगा? जब वो प्राइवेट गुड्स होगा। तो ये तो गाइस बिल्कुल इनकरेक्ट है। सिमिलरली क्लब गुड्स गाइस एक्सक्लूडेबल है बट नॉन राइबल है। सिमिलरली ये वाला, ठीक है? इसको एक बार रीड कर लेना, मैं रीजन यहाँ पे आपको दे रखा हूँ, ठीक है? ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। डेट which have to be paid at some specific future date are known as redeemable debts, या फिर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ठीक है? तो गाइस अगर लेट सपोज कि आपने कोई डेट लिया और आपने फ्यूचर डेट में उसको पे कर रहे हो विथ इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डेट्स, ठीक है? रिडीमेबल डेट्स। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि redeemable debts are debt that must be repaid at a specific future dates or after a fixed period. This debt have a maturity date. यहाँ पे maturity date होता है, आपने आज 1 लाख रुपया लिया, तो अब कब इसको रीपेमेंट करोगे? 1 ईयर या फिर 1 मंथ या 6 मंथ। तो एक मैच्योरिटी डेट होता है कि आप भाई फ्यूचर में उसको पेमेंट करोगे विथ इंटरेस्ट, एट विच द बोरर इज ऑब्लिगेटेड टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट। जैसे गाइस आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया जिसमें आपका फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया विथ रीपेमेंट टर्म्स हो गया, लोन्स हो गया जहाँ पे हम लोग रीपेमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये सारे डेट को हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डेट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको वही चीज गिवन है ना कि फ्यूचर डेट में, तो फ्यूचर डेट में गाइस हम लोग रिडीमेबल डेट्स को ही फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, ठीक है? गाइस ट्रेजरी तो नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना गवर्नमेंट का, ठीक है? तो ये डेट से रिलेटेड तो है ही नहीं। ओके, तो गाइस बाकी का मैं यहाँ पे रीजन आपको दे रखा हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है? ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आपको यहाँ पे गिवन है कि द मार्कअप एज अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्यू स्टार फॉर द मोनोपोलिस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म। हियर E स्टार रिप्रेजेंट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि P माइनस सी डैश क्यू, ये आपका बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल टू -1/E। ये आपका इलास्टिसिटी है, ठीक है? वी कैन से फ्रॉम दिस कि क्या होगा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, ठीक है? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। ओके फाइन गाइस, अब खुद सोचो, आपको प्राइसेस पता है, मार्जिनल कॉस्ट पता है, और ये आइडेंटिटी गाइस है, ठीक है? जिसको हम लोग लर्नर इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है? P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई P इक्वल टू -1/E। ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके फाइन। तो गाइस अगर E की वैल्यू इंक्रीज है, मतलब ये मोर देन 1 है, ठीक है? अगर E की वैल्यू मोर देन 1 है तो ये 1/E है ना, 1/E है, तो इसका मतलब है कि भाई ये वैल्यू हमारा घटेगा, और इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं मार्कअप, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप। तो अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
तो 1/e जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप, तो वो गाइस घटेगा, हाँ घटेगा। तो ये मार्कअप लोअर होगा फॉर अ गुड विद अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी। तो जितना ज्यादा गाइस ई की वैल्यू होगा, ओके मतलब उतना ज्यादा अगर वो इलास्टिसिटी है तो उसका मार्कअप उतना ही लो होगा। गॉट इट? तो ऑप्शन गाइस 2 आपका बन जाएगा सिंपल, कि मार्कअप इज लोअर फॉर अ गुड्स विद अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है गाइस, मैं फिर से एक बार इसको बताता हूं ताकि आप कोई भी कंफ्यूज ना रहे। आपको ये कंडीशंस गिवन है ना, P माइनस एम सी डिवाइडेड बाई P इक्वल टू -1/e। ठीक है, ओके मैं एज्यूम कर रहा हूं केस 1 कि भाई E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और हमें पता है ना कि भाई अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा इलास्टिक होगा। ठीक है, और इलास्टिक का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज है तो भाई डिमांड काफी ज्यादा से फ्लक्चुएट होगा। ठीक है फाइन। तो अगर E का वैल्यू गाइस ग्रेटर देन 1 है मतलब वो इलास्टिक है, तो E जितना ज्यादा होगा 1/e उतना ही कम होगा, और 1/e को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होगा उतना ही हमारा मार्कअप कम होगा। और गाइस सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्कअप इज लोअर फॉर अ गुड विद अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पे गिवन है कि इफ अ कंज्यूमर डेफिनेटली prefers a payment of INR 50 for a sure to a lottery which promises rewards of INR 100 or INR 0 with a probability of 1/2 each, then we can say that the consumer is what? Risk lover, risk averse, risk neutral या फिर satisfacious। ओके यहाँ पे आपको गिवन है। तो गाइस पहले हम लोग इसके एक केस स्टडी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंज्यूमर है, लेट सपोज कि भाई एक कंज्यूमर है और ये कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है। अगर ये लॉटरी खेलता है तो इसे चाहे तो 100 रुपीज मिलेगा या फिर 50 रुपीज मिलेगा, सॉरी 0 रुपीज, 100 या फिर 0, नॉट 50। ठीक है, 100 या फिर 0, गॉट इट। और दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है हाफ हाफ है। तो गाइस मैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जस्ट निकालो 1/2 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 0, तो ये क्या बन जाएगा 50। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया 50। ओके, और गाइस अब सर्टेन थे, मतलब कंज्यूमर डेफिनेटली प्रीफर अ पेमेंट ऑफ 50 INR फॉर श्योर। ठीक है, श्योर मतलब कि यहाँ पे जो सर्टेन पेमेंट है, मतलब ये सर्टेन है, सर्टेन है, दैट इज 50। गाइस दोनों बराबर है, इक्वल है कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 50 है अगर आप गेम को खेलते हो तो, और अगर आप गेम को नहीं खेलते हो तो भाई आपको सर्टेन 50 रुपीज मिलेगा। तो आप खुद सोचो, आप रैशनल कंज्यूमर हो तो आप सोचोगे ना कि भाई चलो दोनों से तो 50 ही मिल रहा है, चलो हम गेम को खेल लेते हैं। तो जब आप गेम को खेलोगे तो भाई आप क्या हो, रिस्क अवर्स हो, क्योंकि आप गेम को प्रीफर कर रहे हो। ठीक है, ओके नहीं गैस सॉरी, क्योंकि अगर आप गेम को प्रीफर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिस्क लबर। बट यहाँ पे क्या है ना कि भाई दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इस केस में गाइस अब रिस्क एवर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि आपके पास गाइस 50 तो एक सर्टन है। ठीक है, तो आप उसको खेलना चाहोगे कि भाई ठीक है हम खेलेंगे, बट दोनों तो इक्वल है, तो उस केस में आप रिवर्स होगे ना, रिस्क एवर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रिस्क एवर्स। गाइस अब खुद सोचो, आप सर्टेन हो 50 पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपका 50। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपका 50। तो लबर कब होता गाइस, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा होता। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा होता आपका सर्टेनिटी से, देन उस केस में आप हो जाते रिस्क लबर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन इक्वल टू सर्टेन वैल्यू आता है, देन उस केस में आप बन जाओगे रिस्क एवर्स। तो
तो गाइज ये वाला सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है ना, लेस देन इक्वल टू वाला, तो इसलिए रिस्क एवर्स होगा। ठीक है, तो ये भी आप एक काउंटर दे सकते हो, या फिर गाइज आप खुद सोच सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। ठीक है, कि आप कुछ अलग क्या सोच सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर टोके इज very particular in how he makes his coffee. He is completely inflexible in that he can only take 1 teaspoon of coffee with 2 teaspoon of sugar. ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि एक कप है और इस कप में आप 1 टीस्पून ऑफ कॉफी, तो 1 टीस्पून ऑफ कॉफी आप यहाँ पे डालते हो। ठीक है, तो यार आपका 1 टीस्पून ओके ऑफ कॉफी, और इसी कप में आप डालते हो 2 टीस्पून ऑफ शुगर, 2 टीस्पून 2 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, फाइन। एनी मोर कॉफी और शुगर given to him is discarded in his case for the perfect coffee. ठीक है, तो गाइस यही एक कॉम्बिनेशन है कि 1 टीस्पून ऑफ कॉफी रिक्वायर्ड 2 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, और कोई अदर कॉम्बिनेशंस नहीं। सपोज यू गिव हिम 9 टीस्पून ऑफ कॉफी, तो अगर आप इसको 9 टीस्पून ऑफ कॉफी दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो अगर आप इसको 9 टीस्पून ऑफ कॉफी दोगे और ओनली 2 टीस्पून ही अगर आप शुगर दोगे, तो कितना कप जो है आप टी को क्रिएट कर सकते हो? हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी कैन बी क्रिएट फ्रॉम दिस? गाइस आपको पता है ना कि 1 टीस्पून कॉफी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ 2 टीस्पून ऑफ शुगर ही दोगे। तो अगर आपके पास 9 टीस्पून है बट आपके पास ओनली 2 ही है ना, 2 टीस्पून ऑफ शुगर ही है, तो अभी भी गाइस आप 1 कप को ही बना पाओगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है यही फिक्स्ड है, आपको गिवन है। अगर इससे ज्यादा अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशंस को बनाते हो खुद से, तो भाई उसकी यूटिलिटी फिर घट जाएगा। ठीक है, तो चाहे हम 9 टीस्पून ऑफ कॉफी दे दे और मेरे पास अगर अभी भी 2 टीस्पून ऑफ शुगर फिक्स है, तो अभी भी गाइस हम 1 कप ऑफ कॉफी को ही बना पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर गाइस यहाँ पे 4 टीस्पून ऑफ शुगर होता तो हमारा बन जाता 2 कप ऑफ कॉफी। अगर गाइस 6 होता तो 3 कप ऑफ कॉफी। ठीक है, बट गाइस फिक्स है ना। हाँ, आपको चाहे हम 9 टीस्पून ऑफ कॉफी दे दे, बट आपके पास जो अवेलेबल है 2 टीस्पून शुगर ही है, और आपको पता है कि भाई 1 कप के लिए आपको 1 टीस्पून ऑफ कॉफी एंड 2 टीस्पून ऑफ शुगर चाहिए, बट ये तो फिक्स है। तो चाहे हम इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो ये तो गाइस अभी भी हम 1 कप को ही बना पाएंगे। ठीक है, अगर ये 4 होता तब फिर गाइस हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग 2 कप को बना पाते। ठीक है, डन। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कप ऑफ कॉफी। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, इन अ 2x2 जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल of exchange with good x and y and 2 consumer 1 and 2 both whom have weekly positive endowment of x and y, मतलब कि दोनों के पास कुछ ना कुछ एंडाउमेंट है x और y का जो कि पॉजिटिव है। इन दिस एक्सचेंज इक्विलिब्रियम वी नो दैट कि MRS क्या होगा। जैसे हमें पता है ना कि जनरली कॉप डगलस में अगर ये कंज्यूमर 1 का प्रीफरेंस है, इंडिफरेंस कर्व है, और ये वाला कंज्यूमर 2 का है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई दोनों का MRS इक्वल होता है ना। MRS फॉर कंज्यूमर 1 इज इक्वल टू द MRS ऑफ द कंज्यूमर 2। तो यही हमारा होता है एक्सचेंज इक्विलिब्रियम। एक्सचेंज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो गाइस एक्सचेंज इक्विलिब्रियम एंड द परेटो एफिशिएंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देयर इज अ नो इंसेंटिव टू अ फर्दर ट्रेड। अगर गाइस आप इक्विलिब्रियम पे हो तो इसका मतलब है कि भाई आप अब वहां से कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर वो कंडीशन है गाइस तो इसका मतलब है कि भाई वो हमारा परेटो है।
तो वही चीज है कि अ की कंडीशंस फॉर द परेटो एफिशिएंसी इन एक्सचेंज is that the marginal rate of substitution between the good x and y must be equal for all consumer. तो अगर दोनों का MRS गाइस इक्वल है तो इसका मतलब है कि भाई अब हम यहां से फर्दर मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों के MRS इक्वल होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 आपको गिवन है कि अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शंस बाय u इज इक्वल टू 2x प्लस y हैज अ बजट कंस्टेंट। आपको बजट कंस्टेंट भी गिवन है। इन इक्विलिब्रियम ही परचेज हाउ मेनी यूनिट ऑफ गुड x एंड y। गाइस अगेन ये आपका प्लस से सेपरेटेड है, प्लस से सेपरेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस है। और मैंने जस्ट गाइस अभी आपको बताया कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस रहा तो उसमें 3 केसेस बनता है आपका। पहला केस आपका होता है कि अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन सॉरी गाइस, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ IC, देन इस केस में कंज्यूमर विल कंज्यूम ऑल ऑफ x स्टार। x स्टार क्या बन जाएगा? m/p एंड y स्टार हमारा बन जाएगा 0। सिमिलरली अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ IC, देन इस केस में गाइस हमारा x स्टार बन जाएगा 0 और y स्टार बन जाएगा m/p2। ये p1 हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देन कंज्यूमर कैन कंज्यूम एनीवेयर। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। तो गाइस अब दोनों का स्लोप निकालो, कंपेयर करो, देखो कौन सा केस बन रहा है। तो गाइस इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ IC क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 2/1, तो ये क्या बन जाएगा 2। सिमिलरली बजट लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बजट लाइन, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y 2। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बन गया? 1/2। तो कैसे आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन द स्लोप ऑफ IC। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ IC, तो इसका मतलब है कि ये हमारा केस 1 होगा, केस 1 होगा। और केस 1 के अकॉर्डिंग गाइस x स्टार क्या होता है? x स्टार हमारा क्या बन जाएगा? m/p1। m/p1 इनकम, मतलब इनकम आपका 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय p1। p1 गाइस ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये बन जाएगा 1, तो ये हमारा बन जाएगा 10। और y स्टार तो गाइस आपका 0 होगा, तो y स्टार बन गया 0 और x स्टार बन जाएगा 10। तो गाइस क्लियरली आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गाइस अब ये मत बोलना कि ये p1 कहाँ से आ गया। ये जो बजट लाइन जो आप लिखते हो, ठीक है, बजट लाइन जो आप लिखते हो, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। बजट लाइन क्या होता है? p1x1 प्लस p2x2 इक्वल टू m ना, हाँ यही होता है। तो गाइस अगर मैं बजट लाइन आपको ये गिवन है, ये आपको गिवन है कि x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है कि इनकम आपका 10 हो गया, p2 आपका 2 हो गया और p1 आपका 1 हो गया। कुछ नहीं है तो क्या 1 है, ठीक है। तो दोनों के गाइस स्लोप निकालो, कंपेयर करो कि देखो कहाँ पे आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये केस 1 बन रहा है, तो अकॉर्डिंग टू केस 1 में क्या होगा कि भाई x स्टार इक्वल टू m/p1 होगा और y स्टार इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपल गाइस, जस्ट पुट करो, यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर 20 पे मूव करते हैं। नॉट ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 20। स्टैगफ्लेशन डिस्क्राइब अ सिचुएशन ऑफ व्हाट? राइजिंग प्राइस एंड राइजिंग आउटपुट, राइजिंग प्राइस एंड फॉलिंग, और स्टैग्नेंट आउटपुट, या फिर फॉलिंग या फिर स्टैग्नेंट प्राइस एंड राइजिंग आउटपुट, या फिर क्या होगा, ठीक है। तो गाइस आपको पता है ना स्टैगफ्लेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन एज वेल एज इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइजिंग प्राइस और स्टैग्नेशन का मतलब होता है नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो गाइज स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि चाहे राइजिंग प्राइस हो या फिर फॉलिंग या फिर स्टैग्नेंट आउटपुट हो, ठीक है। इन्फ्लेशन राइजिंग दी प्राइसेस अकर्स, इकोनॉमिक आउटपुट मतलब जीडीपी फॉल्स हो या फिर रिमेन स्टैग्नेंट हो, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे परसिस्ट करे। तो गाइज ये होता है हमारा स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में गाइज आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि राइजिंग प्राइसेस, प्राइस बढ़ रहा हो और हमारा आउटपुट फॉल हो या फिर घटे, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। और गाइज ये चीज आपको गिवन है कि भाई कब क्यों जो स्टैगफ्लेशन होता है, तो ये गाइज रीजन है। ऑयल प्राइस शॉक्स हो जाए तो उस कंडीशंस में भी हमारा स्टैगफ्लेशन हो सकता है। पुअर मॉनेटरी या फिर पुअर फिस्कल पॉलिसी हो तो उस कंडीशन में भी गाइज आपका स्टैगफ्लेशन हो सकता है। एंड सिमिलरली द लेबर मार्केट रिजिडिटी। तो मेनली 3 रीजन होता है स्टैगफ्लेशन अकर होने के लिए, ठीक है। तो गाइज याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब है राइजिंग प्राइस और फॉल या फिर स्टैग्नेंट आउटपुट्स। ओके, सिमिलरली गाइज ये रीजन आपको गिवन है कि क्यों इनकरेक्ट है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। ओके ओके, मूव टू गाइज क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपको गिवन है कि करंट अकाउंट बैलेंस इन एन इकोनॉमी। ओके, ये क्या क्या गाइज इंक्लूड करता है करंट अकाउंट? ऑलवेज इंक्लूड द बैलेंस ऑन इन्वेस्ट इनकम या फिर नेवर इंक्लूड्स या फिर क्या, अकॉर्डिंग टू दिस 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो गाइस हमें पता है ना जो करंट अकाउंट बैलेंस है इन एन ओपन इकोनॉमी इज अ की कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि गाइस जब अगर कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो उसका सारा ट्रांजैक्शन गाइस रिकॉर्ड होता है। वो जो रिकॉर्ड होता है ना मेनली 2 अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है। आपको पता है एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में गाइस ये सारी चीजें रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है? पहला आपका हो गया ट्रेड बैलेंस, जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द फॉरेन एसेट, तो ये भी रिकॉर्ड होता है। और नेट ट्रांसफर जैसे रिमिटेंसेस हो गया, फॉरेन एड हो गया, ग्रांट्स हो गया, तो ये भी हमारा जो है रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। तो गाइस इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे आपका इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, जो फॉरेन एसेट से आप कमाया, ये ऑलवेज इंक्लूड होगा करंट अकाउंट में। और वही चीज आपको पूछा गया कि भाई करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगा, तो ये ऑलवेज इंक्लूड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इनकम को गाइस ये ऑलवेज इंक्लूड करता है, दैट्स श्योर, ठीक है। बट अगर मैं गाइस ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं कि भाई नेवर इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इनकरेक्ट। इन्वेस्टमेंट गाइस, इन्वेस्टमेंट इनकम इज इंक्लूड इन द करंट अकाउंट अंडर द नेट इन्वेस्टमेंट इनकम कैटेगरी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? यहां पे आपको गिवन है कि इंक्लूड्स द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइस जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, और पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, ये आपका कैपिटल अकाउंट्स है। बट क्वेश्चन में गाइस करंट अकाउंट के बारे में बात हो रहा है ना, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, बैलेंस दिस इन्वेस्टमेंट, वो आपका हो गया कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। ओके, सिमिलरली गाइस जो नेक्स्ट है वो क्यों है, इसको एक बार रीड कर लेना, यू विल गेट द आइडिया। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफर प्राइसिंग रिफर्स टू व्हाट, ठीक है। इस ट्रांसफर प्राइसिंग को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज कि कोई फर्म्स ऑनर है और इन्होंने इंडिया में लेट्स सपोज कि 200 रुपया का इन्होंने अपना सेल किया, तो अब ये अकॉर्डिंग टू 200 लेट्स सपोज कि भाई इंडिया में उसे 10% टैक्स देना पड़ा, ठीक है, 10% टैक्स देना पड़ा। तो अब ये टैक्स से बचने के लिए अब ये क्या करता है कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है। तो किसी दूसरे कंट्री में जाके, जो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पे जाके वो अपने फैक्ट्री को शो कर लेता है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होता है कि वो कम दाम में यहाँ पे बेच देगा,
तो जब कम दाम में बेचेगा तो इसका रेवेन्यू भी कम होगा, तो भाई इसको गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू देना होगा। बट अब यहाँ से क्या होता है कि फिर अगेन वो थर्ड पार्टी को अगेन फिर बेच देगा हायर प्राइसेस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि भाई ओवर और अंडर प्राइसिंग ऑफ गुड्स इन इंट्रा फर्म कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनीज। ठीक है, तो क्या सबसे पहले इसके हम लोग डिफिनेशंस पे चलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं कि जो प्राइसिंग ऑफ गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया बिटवीन द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सेम मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशली इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। तो वही चीज़ है कि जब अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है, क्यों होता है? क्योंकि भाई हम लोग टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। तो दिस इज डन बाय द ओवर प्राइसिंग गुड्स सर्विसेज सेंड टू द सब्सिडरी इन लो टैक्स कंट्रीज एंड अंडर प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विसेज सेंड टू द सब्सिडरी इन हाई टैक्स कंट्रीज। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको गाइस पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ओके ओके, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना कि ये इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एबोलिश ट्रेड बैरियर। ठीक है, तो लेट सपोज कि भाई 2-3 कंट्रीज है और ये लोग चाहता है कि भाई यहाँ पे जो है आपस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ट्रेड बैरियर को खत्म करना चाहता है बिटवीन देमसेल्फ एंड सेट अ कॉमन टेरिफ, और एक कॉमन टेरिफ लाना चाहता है बिटवीन दिस कंट्रीज। ओके, दिस इज नॉन एज व्हाट? ओके, सो सेट अ कॉमन टेरिफ फॉर द अदर कंट्रीज। अच्छा, तो ये अदर कंट्रीज के लिए एक सेम कॉमन टेरिफ अपनाना चाहता है, बट इसके बीच में कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगर ये कंट्री किसी अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है तो उसके लिए आपको एक सेम स्ट्रैटेजी, सेम टैरिफ जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, या फिर फ्री ट्रेड एरिया, या फिर अ फेडरेशन, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन, क्योंकि कस्टम यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। एक ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पे कि जो मेंबर्स कंट्रीज है वो अपने बीच में ट्रेड जो बैरियर है उसको खत्म कर देता है, चाहे वो टेरिफ हो, कोटाज हो, अमंग देमसेल्फ। बट ये सारे मेंबर कंट्रीज मिलके एक कॉमन ट्रेड को फॉलो करता है, ठीक है। द सेट अ कॉमन एक्सटर्नल टेरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द नॉन मेंबर कंट्रीज। So this means that all member nations have a uniform trade policies, ठीक है, dealing with the non-members countries। जैसे गाइस एग्जांपल आप ले सकते हो कि EU हो गया, जो कि कस्टम यूनियन, SACU साउदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, ठीक है। तो गाइस ये आपका बन जाएगा कस्टम यूनियन, ठीक है। तो गाइस ये चीज आप याद रखना कि अगर कोई भी 2 या 3 कंट्रीज है और ये चाहता है कि भाई हम आपस में कोई भी ट्रेड बैरियर ना रखे, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली ट्रेड बैरियर हट गया, बट अगर हम अदर कंट्रीज के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये वाला। और गाइस कॉमन मार्केट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि कॉमन मार्केट गोज बियॉन्ड द कस्टम यूनियन बाय आल्सो अलाउइंग द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वहां पे आपका लेबर और कैपिटल भी फ्री हो सकता है, तो फिर वो हमारा कॉमन मार्केट आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया गाइस ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि मेंबर्स रिमूव कर लेता है ट्रेड बैरियर को अमंग देमसेल्फ, बट डू नॉट हैव कॉमन एक्सटर्नल टेरिफ नहीं होता है। आपस में तो गाइस इन्होंने खत्म कर लिया कि ठीक है हमारे बीच में कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा, बट अगर हम अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे तो उसके लिए कोई भी कॉमन ट्रेड पॉलिसी नहीं होता है इन द केस ऑफ फ्री ट्रेड एरिया। आप देख सकते हो बेस्ट एग्जांपल नाफ्टा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया।
एंड सिमिलरली फेडरेशन, ये भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि कैसे पॉलिटिकल ओपिनियन यूनियन है, ठीक है, विथ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 24, y इक्वल टू एल एन एक्स, तो अगर y इक्वल टू एल एन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 1/x। तो फर्स्ट ज्वाइन होगा 1 के साथ, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 3 है, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो होगा ही नहीं। अब गाइज लेट्स सी को अगर हम मैच करें, सी ऑप्शन आपको गिवन है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर ये वाला है, तो क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सिंपल, ये तो सिंपल है, बच्चा वाला गाइस डेरिवेटिव है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 2। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ पे गिवन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे आपको गिवन है कि एक्सटर्नलिटीज है और यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज आपको बताना है कि भाई इससे कौन सा एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, अगर मैं गाइस ऑप्शन बी की बात करूं कि विलेज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, तो गाइस लेट सपोज कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे विलेज है, ठीक है, इसी के नीचे में विलेज है। तो गाइस अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है तो ऑब्वियसली है कि भाई उसका डस्ट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो भी घर है, जो विलेज है गाइस, उसको तो दिक्कत होगा, तो इसके कारण गाइस इसको दिक्कत हो रहा है, इसको दिक्कत हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा क्या बन जाएगा नेगेटिव प्रोडक्शंस। तो इसका जो प्रोडक्शंस हो रहा है ना गाइस, वो नेगेटिवली उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एक्सटर्नलिटी होगा, नेगेटिव प्रोडक्शंस, ठीक है। तो बी मैच कर जाएगा 4 के साथ, तो आप देख सकते हो कि B4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो गाइस चले गया, तो बचा आपका 2 and 3। ओके, अगर मैं ऑप्शन डी की गाइस बात करूं कि जो राइस फार्मर है हु हैज हिज फील्ड नेक्स्ट टू द केमिकल प्लांट, अगेन गाइस तो यहाँ पे केमिकल प्लांट है और उसी के बगल में गाइस आपका खेत है, हम लोग देसी लैंग्वेज में गाइस खेत बोलते हैं, ठीक है। तो अगर केमिकल प्लांट है गाइस तो ऑब्वियसली है कि भाई इसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगा यार, है कि नहीं, नेगेटिवली अफेक्ट तो होगा। तो राइस फार्मर हु हैज हिज फील्ड नेक्स्ट टू हिज केमिकल प्लांट, तो गाइस डी मैच हो जाएगा 2 के साथ, तो ये नेगेटिव कंजम्पशंस, तो इसका जो कंजम्पशन होगा गाइस वो नेगेटिवली होगा, ठीक है। तो 2 मैच हो गया 4 के साथ। सिमिलरली गाइस 2 4 D2 गाइस आपका यहाँ पे है ऑप्शन 3 पे, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर इज 4 D2, अच्छा हाँ D2, तो गाइस ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी गाइस मैं आपको लिख के भी दे दिया हूँ, ठीक है, इसका रीजन। ओके, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की गाइस बात करूं, जो विलेज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इस केस में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गाइस डिस्चार्ज करेगा अपने वेस्ट को इनटू अ रिवर, जो कि हार्म करेगा उस विलेज, जो वहाँ पे विलेज है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं कि भाई एन unvaccinated family living next door to a family who has received the COVID-19 vaccinations, तो गाइज जो ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है और उसके बगल में अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला तो गाइज सोचेगा ना कि अच्छा ठीक है, तो मेरे लिए तो भाई अच्छा ही है, क्योंकि भाई जो सामने वाला जो घर रह रहा है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो इस नेगेटिव पर्सन्स के लिए, मतलब जो वैक्सीन नहीं लिया है उसके लिए तो गाइज पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, तो उसके लिए तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव कंजम्पशन बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस जब इसको मैच कर लोगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट डज बैंक डू इफ देयर आर नो एक्सेस रिजर्व? ठीक है, इफ देयर आर नो एक्सेस रिजर्व, तो गाइस बैंक के पास भाई एक्सेस रिजर्व है ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा? स्टॉप क्लाइंट ट्रांजेक्शंस? नहीं गाइस, अगर क्लाइंट के ट्रांजेक्शन्स को रोक दे तो गाइस क्लाइंट का जो भरोसा है, जो फेथ है, वो तो फिर टूट जाएगा, पूरी इकोनॉमी का इस पर कोलैप्स कर जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बोरो रिजर्व फ्रॉम द अदर बैंक, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। इंक्रीज लैंडिंग रेट, गाइस आपके पास जब रिजर्व ही नहीं है तो भाई आप लैंडिंग रेट कहां से दोगे? तो लैंडिंग रेट भी नहीं होगा। आस्क क्लाइंट टू रीपे द लोन, गाइस ये भी अच्छा नहीं लग रहा है ना कि भाई तुम हर क्लाइंट को जाके बोलोगे कि भाई तुम हमें लोन को रीपे करो, क्योंकि गाइस लोन कब रीपे होता है? एक फिक्स मैच्योरिटी पे होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बोरो रिजर्व फ्रॉम द अदर बैंक्स। तो अगर गाइस बैंक के पास रिजर्व नहीं है एक्सेस में, तो वो अदर बैंक से बोरो कर सकता है, ठीक है, ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व, गाइस उसे रखना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि ये सेट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। अगर बैंक के पास कोई एक्सेस रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि टू मीट द विड्रॉल डिमांड और कंटिन्यूइंग इशूइंग लोन, या बैंक्स टिपिकली ये बोरो कर लेता है दूसरे बैंक से, ठीक है, ताकि वो अपने लोन को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। बट अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं कि भाई स्टॉप दी क्लाइंट ट्रांजेक्शन, तो गाइस ये बिल्कुल बैंक नहीं करता है। बैंक डू नॉट टिपिकली स्टॉप द ट्रांजेक्शन बिकॉज दैट वुड डैमेज देयर रेपुटेशन एंड कस्टमर ट्रस्ट। Similarly, ask client to repay the loans. Bank do not immediately demand the loan repayment, as a loan have the fixed terms. लोन का गाइस एक फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लैंडिंग रेट भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 आपको यहाँ पे गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। Income from government expenditures, interest amount on the unproductive national debt, undistributed profit, या फिर household payment to the firms for purchasing good and services। तो गाइस अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम क्या होता है? अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हमें पता है कि भाई नेशनल इनकम को हम लोग डिटरमाइन करते हैं 3 मेथड से, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन गाइस करें तो ये क्या बन जाएगा कि टोटल इनकम अर्न बाय द कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, विद इन अ गिवन टाइम पीरियड्स। और गाइज इसमें क्या क्या होता है, जैसे वेजेस हो गया, सारे वेज को ऐड कर लो, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, सारे रेंट्स को ऐड कर लो, सारे इंटरेस्ट को ऐड कर लो, तो उस कंट्री का आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है, जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो एक्टिविटी हो रहा है ना वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होना चाहिए। तो सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट जब ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम, ओके। बट गाइस मैं अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? अनप्रोडक्टिव। बट डिफिनेशंस क्या है? प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना चाहिए, बट ऑप्शन 2 में गाइस अनप्रोडक्टिव लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि भाई ये हमारा नहीं ऐड किया जाएगा नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रोडक्टिव गाइस, नॉट अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट है ना, अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, नॉट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शंस। तो गाइस इसीलिए ये जो एक्सक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइस बाकी सब गलत क्यों है, मैं इसका रीजन यहाँ पे आपको दे रखा हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 आपको गिवन है कि व्हाई इज द फ्लिप कर्व नेगेटिवली स्लोप। हमें पता है कि भाई फ्लिप कर्व जो एक रिलेशन शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इन द शॉर्ट रन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा तो भाई इन्फ्लेशन हाई होगा, और अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा। तो गाइस इसीलिए ये जो एक्सक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइस बाकी सब गलत क्यों है, मैं इसका रीजन यहाँ पे आपको दे रखा हूँ, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 आपको गिवन है कि व्हाई इज द फ्लिप कर्व नेगेटिवली स्लोप। हमें पता है कि भाई फ्लिप कर्व जो एक रिलेशन शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन द शॉर्ट रन,
और अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है तो इन्फ्लेशन स्लो होगा। हमें पता है भाई ये डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये क्यों नेगेटिवली स्लोप है। गाइस आप खुद सोचो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है मतलब फॉल हो रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहा है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेगा तो लेबर यूनियन मजबूत होगा, वर्कर के पास उतना बार्गेनिंग पावर होगा कि भाई वो बार्गेन कर पाएगा हायर वेजेस के लिए। तो अगर हायर वेज हो जाएगा तो गाइस हायर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा फर्म्स ऑनर का। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गाइस अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहा है, मतलब लेबर यूनियन मजबूत है। लेबर यूनियन मजबूत होने का मतलब कि भाई वहाँ पे उसका बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बार्गेनिंग पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बार्गेनिंग पावर हाई कब होगा, जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लो होगा। और गाइस सिमिलरली इसका अगर उल्टा केस लेंगे, कॉन्वर्सली अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो लेबर यूनियन मजबूत नहीं है उतना, और जब लेबर यूनियन मजबूत नहीं होगा तो भाई वेज के लिए फाइट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि गाइस जब वेज कम रहेगा तो प्राइसेस कम रहेगा, उसके जितने भी कॉस्ट होगा वो कम रहेगा, और जब कॉस्ट कम होगा गाइस तो प्राइसेस कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो इसका मतलब है कि हमारा इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइस राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जब राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, लो बार्गेनिंग पावर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कि अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन डिक्रीजिंग विथ राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट्स। तो इसको गाइस एक बार रीड कर लेना, ओके। और बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है उसके रीजन यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। आपको गिवन है कि इफ द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज 100 and the autonomous aggregate investment and ex post aggregate saving 30 rupees in equilibrium, what would be the aggregate saving in equilibrium in that economy if the aggregate investment remain at 30 and the aggregate saving propensity increase from 30% to 40%, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है कि भाई ये 40 होगा या फिर क्या होगा, ओके। तो गाइस पहले जो गिवन सिचुएशन है ना, पहले मैं उस चीज़ों को एक बार लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीडीपी गिवन है कि जीडीपी मतलब वाई, तो वाई का वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 100, ठीक है, फाइन। और एवरेज सेविंग प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है, 30%। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज 30% है। और गाइस इनिशियल सेविंग, आपका जो सेविंग है वो 30 है, मतलब आपका जो इनिशियल सेविंग है वो कितना है, 30 है, ठीक है। इनिशियल सेविंग 30 है, इनिशियल एपीएस 30% है, इनकम 100 है। और जो इन्वेस्टमेंट है ना गाइस वो भी आपका 30 है, इन्वेस्टमेंट रिमेन एट 30। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका 30 है, ओके फाइन। और जो न्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ये आपका 40% है। तो जो न्यू एपीएस है दैट इज 40%, ठीक है। तो ये आपको कुछ गिवन कंडीशंस यहाँ पे है। गाइस हमें पता है ना कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन जहां पे आपका सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, हमें पता है ना, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं तो इनिशियल गाइस आपका सेविंग कितना है, 30। तो इनिशियल सेविंग आपका 30 है और इन्वेस्टमेंट भी गाइस आपका 30 है, इन्वेस्टमेंट भी आपका 30 है। तो गाइस ये तो आपका इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनिशियल कंडीशन।
जो कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम में है। डन, ओके फाइन। ओके फाइन गाइस, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या होता है आपका? सेविंग बाय इनकम ना, सेविंग बाय इनकम, दैट इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू सेविंग बाय इनकम, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल की बात करूं, जब मेरा 30% होता है, 30% का मतलब 0.3, तो आपका एपीएस गिवन है दैट इज 0.3 इक्वल टू सेविंग, सेविंग कितना है 30, सेविंग कितना है 30 डिवाइडेड बाय इनकम, इनकम कितना 100। तो कैसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हम बात करें न्यू सिचुएशन वाला, न्यू सिचुएशन वाला, तो गाइस अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिख सकते हैं ना कि भाई एस डैश इक्वल टू एपीएस डैश इनटू इनकम, लिख सकते हैं सेविंग इक्वल टू एपीएस इनटू इनकम। तो आपका गाइस जो न्यू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है दैट इज 40%, 40% का मतलब 0.4, 0.4 इनटू इनकम कितना है 100। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेविंग कितना आ जाएगा, न्यू सेविंग इज 40, न्यू सेविंग इज 40, बट गाइस आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी 30% ही है, 30 रुपीज ही है, इन्वेस्टमेंट अभी भी 30 है। बट हमें पता है ना कि इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए कि भाई सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 30 है, तो ये इक्विलिब्रियम कब होगा, जब यहां पे भी गाइस इसको 30 आना होगा, तभी ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में गाइस जो आपका एग्रीगेट सेविंग है, वो एग्रीगेट सेविंग अभी भी क्या होगा 30 ही होगा, अभी भी क्या होगा 30 ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गॉट इट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 आपको यहाँ पे गिवन है कि द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज 100 करोड़, द एग्रीगेट सेविंग इज रुपीज 30 करोड़, if the autonomous aggregate investment rise from 30 crore to 45 crore, ceteris paribus का मतलब कि other things remain constant, what would be the GDP in that economy in the new equilibrium? फाइन गाइस, आपको सारे डेटाज यहाँ पे गिवन है, आपको इनिशियल जीडीपी मतलब वाई का वैल्यू आपको पता है 100, इनिशियल सेविंग आपको पता है कि भाई सेविंग कितना है 30 करोड़, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 30 करोड़, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपका है 30 करोड़, और न्यू इन्वेस्टमेंट आपका 45 करोड़। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आई डैश, आई डैश आपका हो गया 45 करोड़, ठीक है। तो गाइस चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 15 करोड़, सिंपल, फाइन। व्हाट वुड बी द जीडीपी इन दैट इकोनॉमी इन द न्यू इक्विलिब्रियम? ओके, तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, y का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, फाइन। गाइस एपीएस क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू क्या होता है, सेविंग बाय इनकम, सेविंग बाय इनकम। तो सेविंग गाइस कितना है आपका 30 है, डिवाइडेड बाय इनकम, इनकम कितना है 100 है, तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ जाएगा 0.3। मैं यहां पे लिखता हूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या था, सेविंग बाय इनकम, और सेविंग आपको गिवन है 30, तो 30 बाय 100 इसका मतलब है 0.3। तो आपका एपीएस आ गया कितना 0.3, एपीएस आ गया 0.3। तो गाइस लेट्स से मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेम एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीसी के अगर इक्वल रहा, जस्ट मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई एमपीसी भी हमारा क्या बन जाएगा 0.3 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका नॉट
सॉरी MPS नॉट MPC। गाइज अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर आपको पता है 0.3, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि भाई MPS के भी इक्वल है, क्योंकि गाइज बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं है। तो मैं जस्ट इसको एज्यूम कर लिया कि अगर APS MPS के इक्वल होगा तो MPS का वैल्यू भी क्या होगा 0.3। MPS का वैल्यू आ गया 0.3। बट गाइज हमें पता है ना कि भाई MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, तो हम यहाँ से MPC का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस MPS। तो हमें यहाँ पे MPC का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस MPS कर देंगे, हाँ तो 0.3, तो 1 माइनस 0.3 तो ये क्या बन जाएगा 0.7, हाँ 0.7। तो MPC का वैल्यू हमें मालूम चल गया 0.7। गाइस हमें मल्टीप्लायर पता है ना, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC। 0.7 तो K इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बाय 0.3, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 3.33, ठीक है 0.333 डन। और गाइज हमें पता है ना कि डेल वाई इक्वल टू क्या होता है मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। गाइज ये वाला अगर आपको पता हो y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, तो इसी चीज से यहाँ ये वाला निकाला गया है, ठीक है। तो डेल वाई इक्वल टू के का वैल्यू आ गया 3.33 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 15, तो यहाँ पुट करो 15, सॉल्व करो तो ये हमारा बन जाएगा चेंज इन इनकम, कि भाई इनकम कितने से चेंज हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो चेंज इन इनकम, तो न्यू इनकम y डैश इक्वल टू y प्लस डेल वाई हो जाएगा। तो इनिशियल इनकम गाइज आपका 100 था प्लस चेंज इन इनकम आपका 50 आ गया, तो टोटल कितना बन जाएगा 150, ठीक है टोटल इज 150, क्योंकि आपको न्यू इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है, जीडीपी निकालना है, ठीक है। गाइज अगर आप इसको नहीं भी मानते हो ना, आपको तो पता है ना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपने निकाल लिया कि भाई ये 0.3 आ गया, ठीक है 0.3 आ गया। बट हमें मल्टीप्लायर पता है ना कि मल्टीप्लायर क्या होता है 1 बाय 1 माइनस MPC, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना कि भाई ये 1 बाय MPS है, तो मल्टीप्लायर क्या होता है 1 बाय MPS, तो 1 बाय MPS, ठीक है जस्ट पुट करो 1 बाय MPS, so you will get 3.33। ये गाइस कब हुआ, जब हम लोगों ने इसको APS इक्वल टू MPS को मैंने इसको एज्यूम किया, क्योंकि मेरे पास कोई अदर इंफॉर्मेशन और नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया, जस्ट पुट किया मल्टीप्लायर निकला, तो मल्टीप्लायर से गाइस फिर हमने चेंज ऑफ इनकम निकाल लिया। मुझे टोटल इनकम पूछा गया, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा इनकम प्लस चेंज इन इनकम, यू विल गेट द टोटल इनकम 150। तो 150 गाइस आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको कुछ बुक्स थ्योरी प्रपोज्ड, ठीक है, और यहाँ पे ऑथर नेम्स आपको गिवन है, थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जनरल थियरी एंड ऑन लिबर्टी, और यहाँ पे ऑथर्स थिंकर्स नेम आपको गिवन है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ कि भाई थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, तो ये आपको एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया हुआ था। ही इंट्रोड्यूस अ मोरल फिलॉसफी एंड लेड द फाउंडेशन फॉर हिज लेटर वर्क द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये मैच हो जाएगा 3 के साथ, तो ये मैच विथ 3। थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो कार्ल मार्क्स के द्वारा गाइस दिया गया हुआ है, तो बी मैच विथ 4। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियरी ऑफ ये आपको जो पॉपुलर बुक्स है गाइस जेएम केन्स, और ऑन लिबर्टी आपका बन जाएगा जीएम मिल्स। तो गाइस आप देख सकते हो कि ऑप्शन 4 पे गाइस बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है गाइस ये आपको याद करना होगा, ठीक है कि कौन बुक्स किसके द्वारा दिया गया हुआ है, कितने ईयर्स में, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है खास करके CUT और UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन जस्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको ऑर्डर में इसको गाइस सजाना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, व्हाइट रेवोल्यूशन, मोनोपोली, इंक्वायरीज, कमीशंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलोस। तो गाइस जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये आपका 19th सेंचुरी में था, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका आया 1964 में मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही सेटअप किया गया था ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर सके मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को। व्हाइट रेवोल्यूशन गाइस जो कि 1970s में था, ठीक है। एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गाइस आपको तो पता ही है 1991 में अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मार्किंग द एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे पहले आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, फिर उसके बाद ऑप्शन ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे पहला आपका हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके बाद आपका हो गया मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन जो कि 1964, तो ये आपका हो गया 1964। फिर उसके बाद आ गया वाइट रेवोल्यूशन जो कि 1970, और उसके बाद आ गया आपका 1991, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, BDCA, ठीक है, BDCA। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 आपको गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन। गाइस आपको पता है, सिंपल है, आप यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि हायर एग्रीगेट डिमांड में लीड्स टू अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप खुद सोचो कि अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई कम है, तो जब डिमांड ज़्यादा होगा गाइस तो प्राइसेस तो बढ़ेगा। तो ये डिमांड क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि डिमांड के कारण, तो डिमांड ने पुल किया ना इन्फ्लेशन को। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर हायर एग्रीगेट डिमांड होगा तो वो हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसको कहेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में लीड्स टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस, बिल्कुल सही है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, तो गाइज ये क्या करेगा कि भाई रिड्यूस कर देगा सप्लाई को, और सप्लाई जब रिड्यूस हो जाएगा तो भाई पुश द प्राइसेस हायर, ठीक है। तो ये सप्लाई के कारण जो है प्राइसेस हमारा इंक्रीज हुआ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं कि भाई हायर इंटरनेशनल फूड एंड फ्यूल प्राइस में लीड्स टू द इन्फ्लेशन, ये भी गाइस बिल्कुल सही है कि अगर राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस फॉर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ऑयल हो गया, फूड हो गया, तो भाई इंक्रीजेस द डोमेस्टिक कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, और जब डोमेस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर गाइस इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा। इंपोर्टेड कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये भी सही है। एंड सिमिलरली गाइस ऑप्शन डी, हायर इनडायरेक्ट टैक्स एंड लोअर सब्सिडी में लीड्स टू द इन्फ्लेशंस, तो ये भी करेक्ट है। जैसे हायर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट हो गया, इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द इन्फ्लेशंस, और जब लोअर सब्सिडी होगा गाइस तो वहाँ पे प्राइसेस तो बढ़ेंगे, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशंस, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आपको गिवन है कि अरेंज दी फॉलोइंग रेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे गाइस आपको अरेंज करना है। रेपो रेट्स, लैंडिंग रेट्स, डिपॉजिट रेट्स, रिवर्स रेपो रेट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द लोअर टू हायर, तो आपको लोअर टू हायर में जाना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। तो इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, जब बोरो करती है, तब जिस रेट पे आरबीआई बोरो करती है कमर्शियल बैंक से, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और वो रिवर्स रेपो रेट कम होता है रेपो रेट से। तो सबसे पहला आ गया आपका रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद होता है रेपो रेट जो कि हायर देन रिवर्स रेपो रेट होता है। और गाइस रेपो रेट हमें पता है कि जब आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, तो उस
इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। इट इज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। तो पहले आपका आ गया रिवर्स रेपो रेट, फिर उसके बाद आ गया आपका रेपो रेट जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो आपका पहला आ गया ये रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद आ गया रेपो रेट। अब उसके बाद गाइज आपका आता है लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बैंक जब लैंड करता है कस्टमर को, जैसे होम लोन हो गया, सॉरी गाइज, पर्सनल लोन हो गया। इट इज द हाईएस्ट सिंस बैंक एड देयर मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ये आपका गाइज लैंडिंग रेट हो गया, तो आपका बी हो जाएगा, तो ये थर्ड आ जाएगा। और सबसे ज्यादा गाइज डिपॉजिट रेट होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिपॉजिट रेट होता है। तो पहले आपका हो गया रिवर्स रेपो रेट, डिपॉजिट्स, हाँ सॉरी, डिपॉजिट्स रेट होता है, उसके बाद लैंडिंग रेट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए गाइस आपका बिल्कुल सही है, DACB, ठीक है। तो सबसे कम रिवर्स रेपो रेट, उससे थोड़ा ज़्यादा रेपो रेट, उससे थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट रेट, उससे भी ज़्यादा लैंडिंग रेट, ठीक है। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन 35, which statutory body determine the criteria of tax devolutions from the divisible pool to the state in India? ठीक है, स्टेचुटरी बॉडी गाइस यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो गाइस जो भी टैक्स का जो डिवोल्यूशन होता है ना स्टेट और सेंटर के बीच में, ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया गाइस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि आर्टिकल 280 के अंडर में आता है। इसका काम क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। और गाइस उसका एक खुद का फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे जो है वो टैक्स को डिवैल्यूएशंस करता है, ठीक है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट डील विद द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फाइनेंशियल रेगुलेशंस, नॉट द टैक्स डिवैल्यूएशंस। तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल गलत है। Similarly, Niti Aayog guys is a policy think tank that provide strategic advice but does not determine the tax devolutions. Similarly, Ministry of Commerce handle the trade and industry policy guys, here not the tax distributions. So the correct answer is option number C हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ओके ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक डिस्कस किया पूरे डिटेल में। फिर नेक्स्ट वीडियोस गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस 36 से क्वेश्चन नंबर 75 तक। और गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि हमें भी गाइज इससे मोटिवेशंस मिलते हैं न्यू वीडियोस को अपलोड करने के लिए। और गाइज आप देख सकते हो कि जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि गाइज मैं आपको कंटेंट देता हूँ, मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूँ। हाल ही में गाइज 4-5 बच्चे ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि सर आप मैराथन लेके क्यों नहीं आते हैं। गाइज मैराथन पे मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता। जो आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो फिर यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, मैराथन की आपको ज़रूरत ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइज मैं क्वालिटी कंटेंट देता हूँ आपको, तो आपका भी गाइज ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।